हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की 19 फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान सरकार ने अपनी कुछ योजनाएं थी, यानी 19 योजनाएं थी, इनको फ्लैगशिप योजनाएं घोषित किया है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या हैं और कौन कौन सी योजनाओं को फ्लैगशिप घोषित किया है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 19 योजनाओं में से तो प्रश्न आना ही आना है, कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्लैगशिप योजनाएं रियल में होती क्या हैं, ये और योजनाओं से किस प्रकार से भिन्न हैं। देखिए, फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो लोगों के जीवन स्तर पर व्यापक सुधार ला पाती है। मतलब ऐसी योजनाएं जो जीवन स्तर को बहुत अच्छी तरीके से बदल देती है। जैसे एक अभियान का आपने नाम सुना होगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को मिलावट वाली चीज़ें ना मिले, केवल शुद्ध चीज़ें मिले। अगर सभी नागरिकों को शुद्ध चीज़ें मिलेगी तो बताओ कितना स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, लोगों को बीमार नहीं होंगे, लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल खर्चे कम होंगे, तो उनका जीवन स्तर में व्यापक सुधार होंगे। तो पहली कसौटी तो ये है फ्लैगशिप योजनाओं की। दूसरी कसौटी क्या है कि यह योजनाएं ये सुनिश्चित करती है कि लोगों की विकास बढ़े। दूसरा, आय और रोजगार का लाभ सभी को मिले। मतलब अगर आय मिल रही है, कहीं से रोजगार मिल रहा है, तो गरीब व्यक्ति को मिले, कमज़ोर व्यक्ति को भी मिले। इसके लिए इन्होंने पेंशन योजनाओं को शामिल करी है। दो चार पेंशन योजनाएं ऐसी हैं जिनको इसमें शामिल की है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप योजनाओं की बात यह है कि इसको तुलनात्मक रूप से अधिक फंड दिया जाता है। फंड की कोई भी कमी नहीं आने दी जाती है। मतलब कोई भी योजना होती है उसमें जो पैसा होता है ना, पैसा कमी नहीं आने देती है पैसे की किसी प्रकार की, भले सरकार को कर्ज लेना पड़े इन योजनाओं के लिए। ठीक है, चलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं। मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए, कंफर्म नहीं है, उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार की 200 योजनाएं चल रही है पूरे राजस्थान में। 200 में से सरकार ने 19 योजनाएं ऐसी निकाल ली है जिनको सरकार चलाएगी भले सरकार दिवालिया घोषित हो जाए। तो ये उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है भैया? जिला कलेक्टर। तो आपको अगर मेंस में लिखा आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आरएस मेंस की बात करें कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से आप क्या समझते हैं या फ्लैगशिप योजनाओं से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले बताएंगे आपकी जीवन स्तर में व्यापक रूप से सुधार लाती है। दूसरी बात सर, आय और रोजगार का जो लाभ है ना, वो समाज के सभी वर्गों को मिले, यानी गरीब और कमज़ोर वर्गों तक मिले। सबसे इम्पोर्टेंट, इनमें सबसे अधिक तुलनात्मक रूप से अधिक फंड आवंटित किया जाता है। उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं होती है। ठीक है, और इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके पूछी भी जा सकती है और आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फ्लैगशिप योजनाओं में क्या शामिल नहीं है? कथन 1, कथन 2, कथन 2, 3, मतलब इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कितनी योजनाएं हैं। जैसे कि आपने इसके वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा कि टोटल 19 योजनाओं को किसमें शामिल किया है? फ्लैगशिप योजनाओं में। ये पहला प्रश्न तो ये हो जाता है, कितनी योजनाओं को शामिल किया है साहब? 19 योजनाओं को शामिल किया। लेकिन 19 योजनाओं में से कितने विभाग है? विभाग देखिए, केवल 9 विभागों की 19 योजनाओं को देखो, इधर देखो, यहाँ पे इधर लिखा है विभाग का नाम। 9 विभाग है, चिकित्सा वाला, ये जो भी 9 विभाग है, सारे 9 विभाग है। इन 9 विभागों की 19 योजनाएं। तो विभाग कितने हैं भैया? 9, और योजनाएं कितनी हैं? 19। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजना नहीं है। ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सारी 19 की 19 योजनाएं आपको टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले अगर टिप्स पे आपको याद रखनी है, सबसे पहले इनका नाम याद करना होगा। बताओ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की कितनी योजनाएं हैं? सर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 5 योजनाएं हैं। ठीक है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो आपका राशन वितरण का काम करता है, इसकी 1 योजना है। स्कूली शिक्षा विभाग की कितनी योजना है? 1, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम वाला स्कूल वाला। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं टोटल 6।
इसके अंदर कृषि विभाग की एक योजना है, और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग विभाग की 2 योजनाएं हैं, उद्योग विभाग की 1 योजना है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की 1 योजना है और आयोजन विभाग की 1 योजना है। मतलब लगभग सभी की एक एक योजना है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि सर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कितनी योजना है, 6, ठीक है। और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कितनी योजना है, टोटल 5। अगर आपने 5 और 6 टोटल 11 योजनाएं तो आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, और कोई अचरज की बात नहीं है कि क्वेश्चन आपका इन 11 योजनाओं में से ही आ जाए, ठीक है। बाकी तो सब योजना ऐसी है जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। तो अपन इस वीडियो के 3 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट में अपन सबसे ज़्यादा योजनाएं लेंगे, यानी सबसे पहले पार्ट में तो अपन लेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 योजनाएं, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की 5 योजनाएं। तो तब तक हम दूसरे पार्ट में हम 11 योजनाएं कर चुके होंगे, और तीसरे पार्ट में बची हुई 8 योजनाएं करेंगे। छोटी छोटी योजनाएं हैं, इनको अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी 6 योजनाएं। कौन से विभाग की, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सर ये कौन सा विभाग होता है, ये विभाग होता है जो पेंशन वगैरह, छात्रवृत्ति वगैरह, पालनहार योजना, इनका जो कार्य करता है ना, ये विभाग ये वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम आएगा। मैं इसको और सेट कर देता हूँ। हाँ, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की हमने कितनी योजनाएं देखी थी सर, 6 योजनाएं देखी थी। टोटल कितनी योजनाएं, 6 में सबसे पहली योजना जो बहुत समय से चल रही है, पहली योजना है पालनहार योजना। 3 है इसमें पेंशन योजना। देखो 6 में से 3 तो है पेंशन योजना, 1 है पालनहार योजना, 1 है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, है ना, और 1 है सिलिकोसिस पॉलिसी, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई ना, ठीक है। तो हमको ये पढ़ना है, पहली पालनहार योजना पढ़ेंगे और इसके बाद में हम इस पर इसी मतलब सीरीज में हम पढ़ते रहेंगे। तो चलिए, ये इनको आप पूरा ढंग से देखना और अच्छी तरह याद कर लेना। ये आप मेरा कहना आप मानिए कि केवल 2 वीडियो में आपके 3 से 4 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, आप उस पर देख लेना, ठीक है। चलो पहली योजना पढ़ते हैं, पालनहार योजना। क्या है पालनहार योजना, देखते हैं। देखो पालनहार का मतलब आप यह समझो, पालनहार का मतलब क्या होता है। देखो जो बच्चे अनाथ हो, या तो कोई बच्चे हो अनाथ हो या कोई बच्चे हो वंचित हो, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, उस पालन पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए, और अब वो बच्चे भीख ना मांगे, वो बच्चे नशे की तरफ नहीं चले जाए, वो बच्चे अपराध की तरफ नहीं चले जाए, इसलिए उन बच्चों का पालन पोषण किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है ना। तो राज्य सरकार उनके लिए क्या कर रही है, वो सब इस योजना के तहत आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसकी थीम अपन ने देख ली है कि भाई ये बच्चों के लिए है, अनाथ बच्चे, वंचित बच्चे, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना, उनके लिए। तो ये योजना स्टार्ट कब की गई, 2004-05 में, यानी बहुत पुरानी योजना है। फिर इसमें धीमे धीमे अपडेशन है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। अब कौन कौन बच्चे इसमें शामिल होते हैं, क्या क्या पात्रताएं हैं वो शामिल होने की, कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे वो देखते हैं अपन। देखो सबसे पहली तो बात, ऐसे बच्चे होंगे जिनका कोई नहीं है आगे पीछे, है ना। तो पहला कारण क्या हो सकता है, बच्चे अनाथ हो जाए। ये सारे विकल्प में आएंगे या सब आपके सारे ऑप्शन में आएंगे, इनको अब छोड़ मत देना। सबसे पहले तो किसी के बच्चे के माँ बाप ही दोनों गुजर जाए तो बच्चे का कुछ नहीं होता है, फिर बच्चे का जो नहीं होता है तो उसकी राज्य सरकार होती है पालनहार, ठीक है। दूसरा, उसके दोनों माँ बाप को आजीवन कारावास हो जाए, माँ बाप ने कोई गलती कर दी हो और उनको आजीवन कारावास हो जाए, या उनको मौत की सज़ा सुना दी जाए, ठीक है, क्लियर। तभी बच्चा एकदम अनाथ के लिए वंचित हो जाएगा। माता की मृत्यु हो गई हो और पिता आजीवन कारावास हो जाए, यानी माँ की मृत्यु हो गई है और पिता को कारावास हो जाए, तो फिर बच्चे का कौन धनी धोरी है, कोई नहीं है। ऐसे ही पिता की मृत्यु हो गई हो और माँ को आजीवन कारावास हो जाए, तो भी बच्चे का कोई नहीं है, उस बच्चे को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब अगली चीज़, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चे। अब ऐसे माता पिता जिनके कुष्ठ रोग या है, कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ वाला रोग,
जिसमें से चमड़ी में से मवाद, पूरे शरीर में चमड़ी में मवाद भर जाती है। तो ये कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चे। अब मान के चलिए किसी किसी को कोई व्यक्ति और मतलब माता पिता के अगर कुष्ठ रोग हो गया है तो वो खाएंगे क्या, बच्चे को खिलाएंगे क्या, तो उनका बच्चा भी एक प्रकार से वंचित ही माना जाएगा। इसलिए उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये लोग जनरली भूल जाते हैं कि उसके तो माँ बाप जिंदा है, उनको सजा भी नहीं हुई है तो क्यों नहीं भाई। कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चे, HIV से प्रभावित माता पिता के बच्चे। किसी को HIV हो गया है, अब वो कन्फर्म है कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, वो माता पिता का एक ऐसे में देहांत होना ही होना है, उनको भी शामिल कर लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कानूनी रूप से विवाहित विधवा या विधवा के बच्चे। अब मान के चलिए कोई महिला है, उसके पति का हो गया स्वर्गवास और वो उसने विवाह कर लिया कहीं दूसरी जगह, इसको नाता प्रथा भी कहते हैं, या फिर इसने तो कहा है कि कानूनी रूप से विवाहित है ना। तो अगर कोई विधवा का पुनर्विवाह हो गया है तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे या तो महिला के साथ रहेंगे, तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर महिला के साथ भी नहीं रह रहे हैं तो बच्चों का तो कोई धनी नहीं है, वो बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, मतलब ऐसे माता पिता जो कि दोनों विशेष योग्यजन है। विशेष योग्यजन से आपको समझ में आती होगी विकलांग। पहले विशेष योग्यजन के लिए विकलांग शब्द यूज किया जाता था, अब उसके बाद में फिर दिव्यांग यूज किया जाने लगा और अब वर्तमान में विशेष योग्यजन कहा जाता है उनको, ठीक है। तो ऐसे लोग असक्षम होते हैं अपनी आजीविका कमाने में, उन बच्चों को भी पालनहार योजना के तहत शामिल किया गया है। एक तलाकशुदा महिला के बच्चे, ऐसी महिला जिसका तलाक हो गया है उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो ये सारी पात्रताएं हैं, आपको याद रखनी चाहिए। ये ऑप्शन में आ जाएगा कौन सा पालनहार योजना का पात्र है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे कि अपन ने पढ़ ही लिया है कि या तो अनाथ हो जाए, दोनों माँ बाप को कारावास हो जाए, एक की मृत्यु हो जाए, दूसरे को कारावास हो जाए, या तो HIV रोग हो जाए या कुष्ठ रोग हो जाए दोनों को, है ना, या कोई विधवा है, विधवा के बच्चे हो जाए, या कोई विकलांग विशेष योग्यजन जो उनके बच्चे हो जाए, या तलाकशुदा महिला के बच्चे हो जाए। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लेंगे। और लास्ट में अपन MCQ लगाएंगे, मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें MCQ लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो भी आपने पीछे देखे सारे बच्चे, ऐसे बच्चों का पालन पोषण का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्तियों को पालनहार कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझने योग्य, मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होती? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार का मतलब अशोक गहलोत ताकि इनके मुंह में खाना थोड़ी खिलाएंगे, है ना। तो वो क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेता है उसको क्या कहा जाता है? पालनहार। वो उनको पालने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को सरकार जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। अब ये जो पीछे पात्रता अपन ने देखी सारी, ये जो पात्र बच्चे हैं, ये बच्चों की आयु से फर्क पड़ेगा। अगर बच्चे की आयु 0 से 6 वर्ष है, मतलब बच्चा 0 से 6 वर्ष का है, तो निश्चित रूप से वो स्कूल तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्कूल की तो न्यूनतम आयु अपने 6 वर्ष रखी हुई है। तो वो आंगनवाड़ी में जाएगा। कन्फर्म है? कहाँ पढ़ने जाएगा? आंगनवाड़ी में। तो 0 से 6 वर्ष का बच्चा जो आंगनवाड़ी जाता है उसको 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे भैया? 500 रुपये प्रति माह। छोटे बच्चों के लिए कम खर्चा होता है इसलिए 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। और 6 से 18 वर्ष की आयु का विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे? 1000 रुपये, ठीक है। चलो, अब आप कहोगे कि सर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो अब भाई देखो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो चाहता है कि ये इधर अपराध की दुनिया में जाए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, उस पर सरकार अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगी? सरकार तो उन्हीं बच्चों को प्रोत्साहित करेगी ना जो देश में आगे जाके एक एसेट बनेंगे, एक संपत्ति बनेंगे और देश में योगदान देंगे, समाज में योगदान देंगे। तो जो बच्चा विद्यालय जा रहा है उसी पर सरकार इन्वेस्ट कर रही है, या बच्चा जो आंगनवाड़ी पे जा रहा है उसी बच्चे पे इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको यूँ भी अगर पूछ लिया जाए कि 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चे नहीं सर, जो विद्यालय जाता है ना वो बच्चे को 1000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। और जो छोटा बच्चा अगर आंगनवाड़ी जाता है तो 0 से 6 वर्ष की आयु तक उसको मिलेंगे 500 रुपये। ये तो महीने के खाने पीने के लिए मिलेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त बच्चे के कपड़े भी आते हैं, जूते भी आते हैं, स्वेटर भी आते हैं, और भी कई चीज़ें आती है। इनके लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष एडिशनल दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे?
एडिशनल अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, इस लाइन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या क्या उपलब्ध करवाया जाता है कि सर 0 से 6 वर्ष तक आयु वाले आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को 500 रुपये, जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये, और जो विद्यालय जाते हैं सर 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, भैया 18 वर्ष से ऊपर आदमी बच्चा नहीं रह जाता है, वो एक वयस्क की श्रेणी में आ जाता है, अडल्ट बन जाता है। उसको उसका खुद का भरण पोषण वो खुद कर सकता है ना, खुद कमा के करो फिर। ठीक है, बच्चे नहीं रह गए। ठीक है, अब देखो पहली योजना हमने पढ़ ली, पालनहार योजना। आप रिवीजन आप कर लें इसमें से कि सबसे पहला तो इसमें अनाथ को दिया जाता है, एक दोनों को जेल हो जाए, है ना, पिता को आजीवन कारावास हो जाए, दोनों में से किसी को एक को, और एक की मृत्यु हो जाए, कुष्ठ रोग और एचआईवी रोग से प्रभावित, और विधवा के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे, और विकलांग या विशेष योग्यजन के बच्चे। इनको अगर 0 से 6 है तो कितने रुपये दिए जाएगा, 500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष स्कूल जाते हैं तो 1000 रुपये, और एक साथ साथ में एडिशनल रूप से 1000-2000 रुपये साल के दिए जाएंगे, जूते, स्वेटर, बच्चे कपड़े वपड़े आदि के लिए। ठीक है, अब दूसरी योजना हम पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मैंने बताई थी कि 3 पेंशन योजना अपने पास है। पहली है वृद्धों का सम्मान, पहली वृद्ध के लिए है, इसको ढंग से कर लेते हैं। पहली जो पेंशन योजना है वो वृद्धों के लिए है ना, वृद्धों के लिए। दूसरी है विशेष योग्यजन, यानी विशेष योग्यजन समझ गए अब आप तो, विकलांग जिनको कहते हैं विशेष योग्यजन। ठीक है, तीसरी है एकल नारी सम्मान। एकल नारी ऐसी महिलाएं जो कि जिनका तलाक हो गया है या जो विधवा हो गई है, उनको भी सरकार पेंशन देती है। चलो बहुत दिमाग लगा के पढ़ेंगे अपन, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, समझ समझ के पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया यार, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे। देखो अगर कोई पुरुष है तो पुरुष को तो पुरुष अगर 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके 750 रुपये की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, और कोई महिला 55 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है तो उसको 750 रुपये पेंशन दे दी जाएगी। अच्छा तो सर ये महिलाओं के लिए कम क्यों है। अरे बात ये है भैया, अगर आप बताओ कि शादी जब होती है तो महिलाओं के लिए उम्र कम रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है। अगर पुरुष की शादी कब होती है सर, 21 साल की उम्र में शादी के लायक हो जाता है ना, और महिला 18 की उम्र में लायक हो जाती है। तो अगर शादी की उम्र 21 साल है और 18 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष का गैप है। वैसे ही बूढ़े होने की जो दर है उसमें भी, मतलब बूढ़े होने की उम्र है उसमें भी 3 वर्ष का गैप रखा गया है कि महिला पहले बूढ़ी हो जाती है और पुरुष बाद में बूढ़ा होता है। तो 58 पुरुष की रखी गई और 55 महिला की रखी गई, इसमें भी 3 वर्ष का गैप रखा गया है। चलो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, तो अगर 58 वर्ष का कोई हो गया है तो उसको 750 रुपये मिलेंगे, और 55 वर्ष की कोई महिला हो गई है तो उसको 750 रुपये मिलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और 75 वर्ष की आयु हो जाने पर 1000 रुपये दोनों को दे दिए जाएंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं। सर एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर पुरुष है कोई, वो 58 वर्ष का हो गया है, यानी 58 वर्ष का हो गया है, और कोई महिला है वो 55 वर्ष की हो गई है, तो इन दोनों की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कितने रुपए पेंशन मिलेंगे इनको, 750 रुपये प्रति महीने। सर 750 रुपये में क्या गुजारा बत्ता होता है, नहीं होता है मानते हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, गाँव में जो देहात में जो लोग रहते हैं उनके खर्चे भी कम होते हैं। तो 750 पुरुष को मिल रहे हैं, 750 महिला को मिल रहे हैं, तो 1500 रुपये मिल जाएंगे तो खर्चा चल ही जाएगा, मतलब कम चलेगा लेकिन थोड़ी बहुत सारा तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जब तक 75 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक इनको 750 रुपये मिलते रहेंगे, और जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो दोनों को कितने रुपये पेंशन दे दी जाएगी, 1000 रुपये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब ये दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे महिला पुरुष, तो इनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 1000 रुपये, बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हो गई क्लियर। बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, तो 750 और 1000 रुपये, और 58 कब होता है और 55 कब होता है, कौन कब होता है, सबको आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब जो विद्यार्थी नींद में वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ये भी 55 पर भाई, अरे नहीं, एकल नारी तो कभी भी हो सकती है ना। एकल नारी, ये देखो एकल नारी, ऐसी नारी जो पुरुष के साथ नहीं रह रही है या किसी के साथ नहीं रह रही है, अकेली रह रही है, जिसको सरकार ने अकेला माना है। ऐसी कौन सी नारी होती है जो अकेले रहती है? या तो कोई विधवा होती है, वो उसको एकल नारी कहा जाता है, जिसका पति खत्म हो गया। या कोई तलाकशुदा होती है, जिसने तलाक ले लिया हो या जिसको तलाक दे दिया गया हो। या कोई परित्यक्ता होती है, जिसको पति ने त्याग दिया हो, उसको बोलते हैं परित्यक्ता। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के महिलाओं को सरकार एकल नारी मानती है। अब आप कहोगे सर हमारे पास में वो एक दीदी ने शादी नहीं करी तो उसको एकल नारी मानेंगे? नहीं, सरकार उसको एकल नारी नहीं मानती। उसका अकेले रहना खुद का डिसीजन है, सरकार ने नहीं बोला है। ये तो एक ट्रेजेडी हुई है इन महिलाओं के साथ, इसलिए सरकार इनको कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो एकल नारी में कौन कौन सी महिला आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंवारी महिलाएं नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप कहो कि 45 साल की कुंवारी, नहीं आएगी। केवल विधवा आएगी, तलाकशुदा आएगी और परित्यक्ता आएगी। ठीक है, चलो अब पात्रता क्या है? देखो, विधवा हो सकती है कोई महिला 18 वर्ष की उम्र में विधवा हो सकती है सर? हाँ, आया 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई और 18 वर्ष 1 महीने में पति गुजर गए तो विधवा तो हो सकती है। तो एकल नारी होने की कोई ऐसी नहीं है कि 55 और 58 होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप बताओ महिला बूढ़ी कब होती है भाई? 55 वर्ष की उम्र में। अपन पहले पढ़ा, पुरुष कब होता है? 58 वर्ष की उम्र में। मतलब सरकार ने माना है, ऐसे तो बूढ़ा कोई व्यक्ति होता है कि नहीं होता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो देखो 18 वर्ष से लेकर और 55 वर्ष तक की कोई भी एकल नारी है, उसको सरकार कितना रुपए देगी? 500 रुपये। कितना रुपये देगी भैया? 500 रुपये। अब 55 वर्ष क्यों निर्धारित किया? 55 वर्ष में महिला को वृद्ध माना जाता है। मान लिया सरकार ने, राज्य सरकार ने, पहले भी पढ़ने पड़ा है। 55 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष की वो जब तक हो जाएगी महिला, उसको दिए जाएंगे 750 रुपये। 250 रुपये बढ़ा दिए सरकार ने। ठीक है, 750 रुपये। क्लियर? 60 से लेकर और 75 हो जाएगी तो सरकार उसको देगी 1000 रुपये। 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में 75 वर्ष या इससे अधिक की उम्र हो जाएगी तो सरकार उसको देगी 1500 रुपये। घर में आपके कोई बूढ़ी दादी होगी जो मतलब विधवा हो गई होगी, तो उनको आप देखना, उनको या तो 1000 रुपये मिल रहे होंगे या उनको 1500 रुपये मिल रहे होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ली जाने वाली पेंशन है। तो आप ध्यान रखें कि 18 से 55 वर्ष तक तो 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष तक तो 750 रुपये, 60 से 75 1000 रुपये और 1500 रुपये मिलते हैं 75 वर्ष से ऊपर हो जाने पर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि कब तक होती है। तो इसकी एक बार रिवीजन करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एकल नारी में 3 चीज़ों को लिया गया है। विधवा महिला को लिया गया है, विधवा महिला को भी लिया गया, तलाकशुदा को लिया गया है। देखो, विधवा महिला को लिया गया, तलाकशुदा को लिया गया है और एक परित्यक्ता नारी को लिया गया। 3 प्रकार की नारियों को लिया गया। इसमें 18 से लेकर और 55 तक की सीमा रखी गई है। फिर 55 से लेकर 60 तक की सीमा रखी गई है, 60 वर्ष। 60 से लेकर 75 की रखी गई है और 75 से ज़्यादा की रखी गई है। 18 से 55 तक की कोई महिला होगी तो उसको कितने रुपये मिलेंगे? 500 महीने, है ना। और इसके बाद में 750, इसके बाद में फिर 250 रुपये बढ़ाओ 1000 रुपये, फिर डायरेक्ट 500 रुपये बढ़ाओ 1500 रुपये मिलते रहेंगे इनको। तो ये आपको याद हो गया होगा और आप ध्यान भी रखेंगे। चलो, अब तीसरी पेंशन स्कीम है विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। सरकार विशेष योग्य जन को पेंशन देती है। वो देखो कैसे देती है। कोई भी पुरुष है, उसकी उम्र 50 वर्ष से कम है, या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नहीं है भैया, 58 है। ये गलत लिख गया है इसमें, 58 है ये। क्योंकि बूढ़ा किसको मान रही है? पुरुष को कब बूढ़ा मानती है सरकार? 58 वर्ष की उम्र में मानती है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें आप सर इसमें 18 वर्ष वाला रखा ही नहीं जुगाड़। अरे भैया, कोई 10 साल का बच्चा कोई विकलांग नहीं हो सकता है क्या? 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा को विकलांगता उम्र देख के थोड़ी आती है। तो फिर सर ये पीछे क्यों रखा? ये मुख्यमंत्री एकल नारी में 18 वर्ष क्यों रखा? भाई कोई एकल नारी तब होगी ना जब उसकी शादी होगी, और शादी की न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है? 18 वर्ष। 18 से कम उम्र में शादी हो जाए तो उसको सरकार विवाह को मान्यता नहीं देती है। सरकार विवाह को मान्यता नहीं देती है, इसलिए सरकार ने एकल नारी की कम से कम उम्र कितनी रखी है? 18 वर्ष।
लेकिन विकलांग होने के लिए कोई उम्र थोड़ी ना है, विशेष योग्यजन होने के लिए कोई उम्र थोड़ी ना है ना। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़ा हो जाए तब तक हम उसको कितने रुपए देंगे, 750 रुपये। कितने रुपए देंगे, 750। अब आपको पता है पुरुष कोई होता है तो उसकी कितनी उम्र होती है बूढ़े होने की, 58, और महिला बूढ़ी होती है तो उसकी उम्र कितनी है, 55। सरकार ने ऐसा मान रखा है, सरकार की धारणा है। तो अगर कोई पुरुष है तो 58 वर्ष तक उसको कितने रुपए मिलेंगे, 750, और कोई महिला है उसको 55 वर्ष तक कितने रुपये मिलेंगे, 750। अब यह समझ लो कि कोई व्यक्ति बूढ़ा होने से पहले तक सरकार उसको कितने रुपए देती है, 750। और हमको पता है कि पुरुष को बूढ़ा कब माना है, 58 वर्ष की उम्र में, महिला को बूढ़ा कब माना है, 55 वर्ष की उम्र में। क्लियर है। चलो, लेकिन अगर ये दोनों 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, ऐसे कोई विकलांग जो कि 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये। अब आप खुद देख लो, 75 वर्ष तक की आयु तक कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये, है ना। 55 वर्ष तक की आयु तक कितने मिलेंगे, 750। अब देखो 50 नहीं है, 58 है ये, 58 वर्ष या 75 से लेकर कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये, और 55 से लेकर 75 तक कितने मिलेंगे, 1000 रुपये। और 75 से ज़्यादा हो जाए तो कितने दिए जाएंगे भाई, 1250 रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 250 रुपये बढ़ रहे हैं। 750 से बढ़ा दिया 1000 रुपये, 1000 से बढ़ा के कर दिया 1250 रुपये। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी ध्यान हो जाए इसकी क्या व्यवस्था है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वह वृद्ध ना हो जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक उसको कितने रुपये मिलेंगे, 750, अगर कोई विशेष योग्यजन है तो। पुरुष के लिए बूढ़े होने की उम्र कितनी है, 58 वर्ष। महिला के लिए बूढ़ा होने की उम्र कितनी है, 55 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष 58 वर्ष तक का हो जाएगा तब तक उसको कितने रुपये मिलेंगे, 750, अगर कोई विकलांग है तो। और महिला अगर 55 की हो जाएगी तो कितने मिलेंगे, 750। सर इससे ऊपर चले जाएंगे तो, इससे ऊपर चले जाएंगे तो, अगर मैंने आपको बताया दोबारा लिखना पड़ेगा इसमें, अगर कोई वृद्ध हो जाए, वृद्ध होने तक कितने मिलेंगे, 750 रुपये। ठीक है। और 75 वर्ष की आयु ग्रहण करने तक कितने मिलेंगे, 75 वर्ष की आयु से पहले 1000 रुपये। 750 से 250 रुपये बढ़ा 1000 रुपये। और 75 वर्ष के बाद कितने मिलेंगे, 75 के बाद कितने मिलेंगे, वही 250 रुपये और बढ़ा दो, 1250 रुपये। पहले अभी पीछे वाली जो वृद्ध वाली योजना है उसमें 1500 रुपये बढ़ गए थे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है। चलो एक सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत 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 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए इसके अंदर, अगर कोई व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, मुक्त, हाँ ये मुक्त, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सही है ये। 18, देखो, कुष्ठ रोग से मुक्त कोई विशेष योग्य जन है। किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था, कुष्ठ मतलब कोढ़, समझ रहे हो ना, कोढ़ पहले भी आया था। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हुआ था, कोढ़ हुआ, उसके बाद में कोढ़ ठीक भी हो गया, अब भले उसकी आयु कितनी भी हो, 18 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 55 हो, 35 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके कोढ़ पहले हुआ था और अब वो कोढ़ से मुक्त हो चुका है, ठीक हो चुका है, उसको सरकार कितने रुपए दे रही है, 1500 रुपये प्रति माह दे रही है, किसी भी आयु का हो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं अपन। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना आप, इस पर हाईलाइटर फैल लेना 10 बार। ठीक है। चलो, तो कुष्ठ रोग से मुक्त योग्यजनों को कितनी मिलती है, 1500 रुपये। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब देखें, अब अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मतलब ये देखो, बेसिकली कुछ नहीं है, 2020 में योजना स्टार्ट करी थी ये। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, वो जो सरकार है वो क्या नाम से कन्यादान की एक योजना चलती थी मध्य प्रदेश में। उसी के बेसिस पे अपने यहाँ पे कॉपी करिए एक योजना की, कि कोई कन्या अगर है तो उसकी जब विवाह होगा तब सरकार कुछ रुपए देगी। तो सर राजस्थान में जितनी भी कन्या हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनका विवाह होगा तब सबको पैसे मिलेंगे? नहीं, सबको नहीं मिलेंगे।
भाई किसी के अरबपति की लड़की को देखी करेंगे क्या पैसे, है ना। ऐसी लड़कियां, ऐसे ऐसे परिवार जो कि सक्षम नहीं है विवाह करने में, तो विवाह के रूप में सहायता देने के रूप में सरकार ये काम करती है। तो सर क्या होता है, देखो किस किस को शामिल किया गया, सबको तो है नहीं, तो शामिल किसको किया गया। कोई एससी से रिलेटेड कोई परिवार हो, एसटी से रिलेटेड कोई परिवार हो, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय मतलब समझ गए आप, राजस्थान में अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटी है, मुस्लिम, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। इन सब के बीपीएल परिवार को मिलता है। बीपीएल में भी होना चाहिए व्यक्ति, प्लस एससी में हो, एसटी में हो, अल्पसंख्यक समुदाय में हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। दूसरा, कोई विशेष योग्यजन हो, कोई विकलांग हो व्यक्ति, विकलांग हो, कोई राज्य स्तर की कोई महिला खिलाड़ी हो, इसके बच्चों को भी मिलेगा, इसके बच्चों को भी ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिलेगी। पालनहार योजना में जितने भी बच्चे लाभान्वित अपन ने पीछे देखे थे ना, उन सब के पालनहार योजना में कोई लड़की है, उसके कन्यादान, उसका जब विवाह होगा तब उसके कन्यादान के रूप में सरकार कुछ पैसे देगी। बीपीएल तो अपन ने देख लिया। अंत्योदय आस्था कार्डधारी कोई हो, अगर किसी का बीपीएल कार्ड है और आस्था कार्ड धारी, अंत्योदय कार्ड बनता है ना, वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर विधवा महिलाओं की कन्याओं का विवाह हो, विधवा महिला की कोई लड़कियां हैं उनका विवाह हो, पर कुछ सहयोग राशि दी जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना है कि बीपीएल वालों को मिलता है एक तो, है ना, और अंत्योदय आस्था कार्डधारी को मिलता है, एक विशेष योग्यजनों को मिलता है, राज्य स्तरीय कोई महिला खिलाड़ी हो इसके बच्चों को मिलता है, पालनहार योजना को मिलता है, और कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर विधवा महिला है उसकी कन्याओं की विवाह होगा तब राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। कितनी राशि दी जाएगी, ये देखो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ये जो पीछे वाली पात्रता कोई लड़की फॉलो कर रही है, तो अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको कम से कम कितना रुपये दिया जाएगा, 31,000 रुपये दिया जाएगा। कितना रुपये दिया जाएगा, 31,000 रुपये। लेकिन वो बच्ची, जो लड़की जिसकी शादी हो रही है, वो अगर 10वीं पास हो गई, 10वीं पास, तो उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ना। टोटल कितना रुपये दिया जाएगा, 41,000 रुपये। और वो लड़की, अगर उस लड़की ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसको कितना रुपये दिया जाएगा, 51,000 रुपये दिया जाएगा। बेसिकली सरकार की ये योजना लागू करने की यही थी कि सरकार कितने रुपए देना चाहती थी, 51,000 रुपये देना चाहती थी। लेकिन सरकार ने देखा कि यार फिर लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो इसमें शिक्षा भी डाल देते हैं। तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, कोई लड़की अगर ग्रेजुएट है उसको तो 51,000 रुपये दे दो, बाकी अगर 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये दे दो, और सामान्य कोई कुछ भी पास हो, 8वीं पास हो, पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, निरक्षर हो, उसको 31,000 आप रुपये दे दो। तो 31,000, 41,000 और 51,000। अब इसमें आप कड़ाचूक कहाँ होंगे, आप मतलब परेशान कहाँ होंगे, आपको संशय आएगा 12वीं पास में। सर 12वीं पास लड़की हो तो क्या मिलता है, 12वीं पास का कोई प्रावधान इसमें अभी तक नहीं है। तो ध्यान रखना, 12वीं पास का प्रावधान नहीं है। कितने, कौन से 10वीं से सीधे ग्रेजुएशन लेके गए हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग ये याद रख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं आप लोगों के लिए नहीं है। योजना में सहयोग राशि विवाह से पहले तो आधी दी जाती है, आधी विवाह के बाद दी जाती है, तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद रख लेना। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बढ़ता है कि ये राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 जारी की गई। ध्यान रखना, लगभग सारी चीज़ें गांधी जयंती पर करने का एक रिवाज है, लेकिन इस बार उल्टा किया गया। गांधी जयंती के एक दिन बाद 3 अक्टूबर 2019, ध्यान रखना 2 अक्टूबर नहीं है, ओ भैया 3 अक्टूबर है, ये 3 अक्टूबर 2019 यहाँ पर दिया हुआ है। 3 अक्टूबर 2019 को जारी करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। राजस्थान भारत में सिलिकोसिस पॉलिसी को जारी करने वाला दूसरा राज्य है। तो सबसे पहले किसने करी थी सर, हरियाणा ने करी थी। सबसे पहले किसने करी थी भैया, हरियाणा ने करी थी। अब आपको ये समझना होगा कि सिलिकोसिस पॉलिसी क्या होती है, नहीं सिलिकोसिस रोग क्या होता है ना। सिलिकोसिस रोग को समझते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सिलिकोसिस को समझने के लिए आप ये वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम खदानों में काम करते हैं और जब ऐसी जगह काम करते हैं, जैसे मार्बल कटिंग का उद्योग है, मार्बल कटिंग के उद्योग में जो पत्थर की डस्ट होती है ना, वो उड़ती है,
जैसे खदान होती है, जैसे मान के चूने पत्थर की खदान है या मार्बल की खदान है, वहाँ पर क्या होती है, डस्ट उड़ती है। तो जब डस्ट उड़ती है ना कटिंग के दौरान, तो ये डस्ट सीधे जो मनुष्य के श्वसन नली में जाती है, और जब मनुष्य के श्वसन नली में जाती है तो ये देखिए, अब इसके ये जो व्यक्ति है, अब ये सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान ये जो पार्टिकल्स हैं, पत्थर के पार्टिकल हैं, पत्थर के बारीक बारीक पार्टिकल है, जो श्वसन के साथ अंदर जा रहे हैं, ट्रेकिया यानी श्वसन नली से होते हुए अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाते हुए ये अंदर जाकर फेफड़ों में जम जाते हैं, है ना, ये फेफड़ों में अंदर जाके जम जाते हैं। अब फेफड़ों में हमारे आरबीसी होती है जो कि ऑक्सीजन को ले जाने के काम करती है, और फेफड़ों में जाके ये जम जाते हैं। जम जाए बाद में फेफड़ों की जो सोखने की क्षमता होती है ना, ये देखो आप, ये फेफड़ों के सोखने की जो क्षमता होती है ये ख़त्म हो जाती है, और फेफड़े एकदम पत्थर के हो जाते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, और एक समय ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये सिलिकोसिस ऐसा रोग है जिसमें पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते हैं। कुछ नागौर में आपको पता है खनन ज़्यादा होता है, ये जो चूना वगैरह सब, वहाँ चूना तो नहीं मतलब पत्थर ज़्यादा निकलता है। तो नागौर में एक गांव ऐसा है जहाँ पर पुरुष ख़त्म हो गए हैं, पुरुष है ही नहीं गांव में, केवल महिलाएं बची है, सारी विधवाएं महिलाएं बची है। क्योंकि पुरुष जो होते हैं खान में काम करते हैं, और जब वो खान में काम करते हैं तो उनके शोषण के दौरान पत्थर अंदर जाता है, पत्थर अंदर जाके चिपक जाता है, फेफड़े जो हो जाते हैं पत्थर की तरह हो जाते हैं, और वो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और जिसको सिलिकोसिस रोग हो गया ना, उस व्यक्ति का मरना तय है, ख़त्म, मृत्यु होना ज़रूरी है, मतलब 100% श्योर है कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि फेफड़ों में से पत्थर तो अपन वापस निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए एक सरकार ने पॉलिसी बनाई, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो खान का जो मालिक है ना, वो ये कोशिश करेगा, ये प्रावधान करेगा, ये बंदोबस्त करेगा कि खदान में मिट्टी नहीं उड़े, मिट्टी अधिक नहीं उड़े। इसके लिए वो चाहे तो पानी की बौछारों का छिड़काव कराएगा या जो भी कराएगा। ठीक है। डस्ट से बचाव के लिए उपकरण लगा होने होंगे, डस्ट से बचाव के लिए उनको मास्क देना होगा या जो भी देना होगा, ये प्रकार के काम करेगा। और सिलिकोसिस से मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक बनाया जाएगा कि जब आप काम करो तो कपड़ा लगाओ मुंह पे, या इस प्रकार के कार्यों को मशीनों के द्वारा कराओ, इंसानों के द्वारा नहीं कराओ। तो सिलिकोसिस इसमें लिखा भी है, देखो लिख भी दिया है। सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी है जो मुख्यतः खनन, क्रेशर, कांच उद्योग, पत्थर काटने, सिलिका उद्योग आदि में काम करने वाले मजदूरों और आसपास के निवासियों में संभवतः होती है। सिलिका या डस्ट शोषण के माध्यम से फेफड़ों में जमा हो जाती है और धीरे धीरे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब सिलिकोसिस में क्या है, सरकार ने क्या किया है कि सिलिकोसिस में लगभग 11,000 से ज़्यादा मजदूर पीड़ित हैं, और 1600 लोगों की केवल इसी से मृत्यु हो चुकी है। अब सर आपके क्वेश्चन यहाँ तक नहीं आएगा, अभी तक का आपको भूमिका बताई गई कि सिलिकोसिस क्या होता है और सिलिकोसिस से क्या क्या प्रभाव होता है, सिलिकोसिस कितनी गंभीर बीमारी है। इसलिए सिलिकोसिस से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, इसको सरकार ने स्थायी विकलांग घोषित किया है। क्या घोषित किया है? स्थायी रूप से विकलांग घोषित कर दिया है, और उसे विशेष योग्य जन पेंशन योजना का लाभ, जो अपन विशेष योग्य जन पेंशन अभी अपन ने पढ़ी थी, उसका लाभ उसे दिया जाएगा। यानी बूढ़े होने तक, यानी अगर पुरुष है तो 58, महिला है तो 55 तक 750 रुपये, फिर 750 से 1000 रुपये, 1000 से 1250 रुपये, और फिर आपको पता ही है सब चीज़ें। ठीक है, चलो। पीड़ित के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। सर ये पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास का मतलब होता है कि आपको जैसे किसी को सिलिकोसिस हो गया, तो सिलिकोसिस हो गया तो उसको 3 लाख रुपए सरकार सहायता देगी, ताकि वो अपना जीवन चला पाए, अपने बच्चों को पढ़ा पाए, या फिर कोई घर वर खरीद पाए, या फिर मतलब अपनी एक आजीविका चला पाए व्यक्ति, है ना। इसलिए उसको 3 लाख रुपए उसको वित्तीय सहायता सरकार देती है। या कोई परचूनी की दुकान खोल पाए, सिलिकोसिस मतलब खदानों में काम करना छोड़ के कोई भी दूसरा अन्य काम करे, इसको बोलते हैं पुनर्वास। ठीक है, चलो। और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, कोई सिलिकोसिस से पीड़ित है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, कन्फर्म है उसकी मृत्यु होना, उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने लाख रुपए की सहायता दी जाएगी? 2 लाख रुपए की। ठीक है। और पीड़ित के अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और सिलिकोसिस से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसको पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा, बच्चों को तो, और पत्नी को विधवा पेंशन योजना
दी जाएगी। तो ये सिलिकोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और ध्यान रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए देंगे, मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख रुपए सरकार परिवार को देगी, अंतिम संस्कार है तो 10,000 रुपये देंगे, पत्नी को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। तो पालनहार योजना जो अपन ने शुरू में पढ़ी थी, यहाँ अपन लिख सकते हैं, आप अगर इसको उतारे तो लिख देना कि सिलिकोसिस से पीड़ित, सिलिकोसिस से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को भी इसमें लाभ मिलता है पालनहार योजना में। ठीक है, अपडेट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपके सिलिकोसिस पॉलिसी। ठीक है, अभी अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फॉर PDF। ठीक है, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।